नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। और आज मैं आपके सामने एक नई सीरीज़ की शुरुआत कर रही हूँ। शंकर आईएएस एकेडमी की इन्वायरमेंट की किताब का ये 9th एडिशन है, जो कि लेटेस्ट है 2023-24 के लिए। साथियों, यूपीएससी के अंदर इन्वायरमेंट को कवर करने के लिए इससे अच्छी किताब कोई नहीं आ पाएंगे। मेरी कोशिश है मैं आपको इसको पूरा कंप्लीट करा के दे दूं। इसका चैप्टर 1, जिसका नाम इकोलॉजी है, उसे 2 पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे ताकि आसानी से समझते समझते कर पाएँ। तो इसके अंदर हम आपके सामने पहला पार्ट प्रस्तुत करने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जैसे जैसे आपको चीज़ें अच्छी लगती जाएँ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शुरुआत तो हम करेंगे, बेसिक से आपको चीज़ों को समझाएंगे, लेकिन इसकी हिस्ट्री को समझने से पहले इसके मतलब को समझना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है इस इकोलॉजी का मतलब? देखो, इसको आप 2 हिस्सों में अगर बांटो तो आप ये पाओगे कि ओइकोस, इकोलॉजी में स्टार्टिंग का जो हिस्सा है, इसका मतलब होता है एक ऐसा घर कह लो या ऐसी जगह कह लो जहाँ पे रहा जाता है, मतलब होम या प्लेस टू लिव इन। और आखिरी में जो ये लोगोस है, लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो कुल मिला के क्या, हम उस चीज़ की साइंटिफिक स्टडी कर रहे हैं जो कि घर है, होम है, नेचर का, प्रकृति का। तो अब इसको एक डेफिनेशन में अगर हम रखें तो कहेंगे कि एक साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद देयर एनवायरनमेंट। कि भाई, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे पढ़ता है, किस चीज़ को समझता जानता है, एक साइंटिफिक स्टडी करता है ऑर्गेनिजम्स की जो आपस में रहते हैं, उनका आपस में क्या बिहेवियर है, और इसके साथ साथ वो जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं उसमें उनका क्या जो है वो, उसके साथ में उनका क्या रिलेशनशिप है। कुल मिला के आप इस चीज़ को समझ गए। तो हम यहाँ पे समझेंगे कि किस तरीके से अपने इन्वायरमेंट के साथ ऑर्गेनिज्म बिहेव करते हैं, किस तरीके से ये यूज़ करते हैं इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज का, जैसे एनर्जी फ्लो होती है, मिनरल साइकिलिंग होती है। हम बहुत डिटेल से आपको धीमे धीमे बढ़िया तरीके से समझाएंगे। आइए, अब इसको समझने के लिए हमें हिस्ट्री समझना बहुत ज़रूरी है। तो इतिहास में जाते हैं और इकोलॉजी की हिस्ट्री को समझते हैं। तो ये नेचुरल हिस्ट्री से इसकी शुरुआत होती है, बहुत पुरानी है, आज की नहीं है। जब से ह्यूमंस हैं तब से इसकी शुरुआत है। अगर हम इसकी बहुत शुरुआत की बात करें तो यहाँ पे इकोलॉजी में जब ये मनुष्य घुसा था, मैन घुसा था, तो अभी समझिए चाहे जान समझ के घुसा हो, चाहे अनजाने घुसा हो, लेकिन प्रकृति से हमारा रिश्ता तो बहुत ही पुराना है। जो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ थी उसमें हर एक व्यक्ति, हर एक इंडिविजुअल के पास एक अच्छी नॉलेज थी अपनी प्रकृति की, क्योंकि उसी समय वो सिर्फ ऐसा कुछ थोड़ी ना था, कार में बैठे चले गए, बाइक में बैठे चले गए। इन्वायरमेंट को समझना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उसी से वो जी सकते थे। प्लांट्स, एनिमल जो उनके आसपास थे, एनिमल्स का शिकार करना, खाना, प्लांट्स को देख के खाना, कौन सा टॉक्सिक फ्रूट है, कौन सा सही है, तो इन सबको खा के इंसान जीता था। इसलिए जंगलों में उस वक्त समझना प्रकृति को बहुत ज़रूरी था, अच्छी खासी नॉलेज थी। बल्कि अगर हम अपने भारत की बात करें तो इतना खूबसूरत देश जो हमने पाया है, यहाँ के जो इतने पुराने पुराने टेक्स्ट हैं उसमें हम इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स का रेफरेंस पाएंगे। हमारे जो भी एशियन इंडियन टेक्स्ट हैं उनके अंदर कुछ वैदिक पीरियड के टेक्स्ट, जैसे कि हम वेदों के अंदर देखेंगे कि वेदास के अंदर, समितास के अंदर, ब्राह्मणास वगैरह, अरंक्यास, उपनिषद के अंदर हम देखेंगे कि इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे हैं। और उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं जड़ी बूटियों के माध्यम से, बहुत चीज़ों के माध्यम से प्रकृति से उस समय लोगों को हील भी किया जाता था, लोगों के सर्वाइवल के साथ साथ। अच्छा, एक आपको मैंने हिस्ट्री में बताया है, एशियन में बताया है एक जो ट्रीटाइस है मेडिसिन को लेके, जो है चारका संहिता, और सर्जिकल टेक्स्ट हम सुश्रुता संहिता देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि कब उस टाइम पे कैटरैक्ट का हमने सर्जरी देखी थी। तो ये सब दिखाते हैं कि लोग जो उस वक्त के थे उनको अच्छी खासी जानकारी थी प्लांट्स की, एनिमल्स की, अपनी आसपास की इकोलॉजी की। तो ये टेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि जो एनिमल थे उस वक्त किस तरह से रहते थे, क्या था, क्या लैंड था, क्या नेचर था सॉइल का, क्या क्लाइमेट हुआ करती थी। आज की तरीके इतनी गर्मा गर्म नहीं थी। तो ये सब चीज़ें थी।
प्रॉपर डिस्क्रिप्शन है, क्या प्लांट था, कैसी लोकेलिटी हुआ करती थी। इवन चारका की संहिता जो है उसके अंदर इंफॉर्मेशन है कि जो एयर थी, लैंड थी, वाटर था, धरती, ज़मीन, आसमान, पानी, सीजन्स, ये सब ज़रूरी थे ज़िंदगी के लिए। और पल्यूटेड एयर और वाटर जो था वो इंजीरियस हुआ करता था हेल्थ के लिए। तो आज के टाइम पे आप ये देखते ही हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। अब तो हम लोग कैसा पोल्यूटेड वाटर ही जो है छान छान के पी रहे हैं, लेकिन उस समय इस चीज़ को ही बहुत ज़्यादा माना गया था। चलिए, अब हम यहाँ पे ये तो हम समझ रहे हैं कि इतिहास से, इकोलॉजी से इंसान, मनुष्य कब से जुड़ा हुआ है। अब हम समझेंगे इन्वायरमेंट को और उसके कंपोनेंट्स को। देखिए, गौर से समझिएगा, जो भी चीज़ें हमारे आसपास हैं और जो भी चीज़ें एक ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करती हैं उसके पूरे जीवन काल में, उसकी पूरी लाइफ टाइम में, इसी को हम बोलते हैं इन्वायरमेंट। समझे? जिससे भी हम इंटरेक्ट करते हैं और हमारी लाइफ को ये अफेक्ट करता है। अब इन्वायरमेंट को अगर डेफिनेशन फॉर्म में रखें तो द सम ऑफ टोटल लिविंग प्लस नॉन लिविंग कंपोनेंट्स इन्फ्लुएंसेस एंड इवेंट्स सराउंडिंग एन ऑर्गेनिज्म। मतलब जो भी चीज़, चाहे जीवित हो, अजीवित हो, चाहे जो भी इंसान के, मनुष्य को अपने जीवन काल में जो भी चीज़ अफेक्ट करती है, उसकी लाइफ साइकिल के अंदर का हिस्सा होती है, उसे हम इन्वायरमेंट के अंदर डालते हैं। तो सारे ऑर्गेनिज्म, चाहे छोटा सा वायरस क्यों ना हो और चाहे बड़ा सा मनुष्य क्यों ना हो, मैन क्यों ना हो, ये सारे के सारे डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, इन्वायरमेंट पे। हम भी पेड़, फल, फ्रूट और उसके अलावा एनिमल्स पे भी डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए और अपनी एनर्जी के लिए। अब देखिए, वाटर पे डिपेंड करते हैं, ऑक्सीजन पे डिपेंड करते हैं, रहने के लिए हमको शेल्टर चाहिए और भी बहुत सारी ज़रूरतें हमारी होती हैं। तो जो रिलेशनशिप होता है, इंटरेक्शन होता है हमारा या किसी भी ऑर्गेनिज्म का इस इन्वायरमेंट के साथ में, तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि हम अभी इसको ईजी तरीके से देख रहे हैं कि हम मार्केट गए, सामान लेके आ गए, लेकिन सिर्फ हम तक ये सीमित नहीं है। एक बहुत बड़ा साइकिल, एक बहुत बड़ा प्रोसेस है जिससे हर एक एनिमल, प्लांट सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सिर्फ ऐसा नहीं है कि लिविंग लोग आते हैं, इसके अंदर लिविंग के साथ साथ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी आते हैं। अब ये दो कॉन्सेप्ट्स की अगर हमने बात करी तो उसको हम अगर इस टर्म में समझें तो दोस्तों, जो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं बायोटिक। और जो ये नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं एबायोटिक। तो ये दोनों ही चीज़ें हम लोगों ने बचपन से ही पढ़ रखी हैं और इसको हम डिटेल से थोड़ा बेस मजबूत करने के लिए पढ़ रहे हैं। इन्वायरमेंट एक जैसा नहीं है, दोनों ही बायोटिक हो चाहे एबायोटिक हो, ये दोनों के दोनों जो हैं वो बदला करते हैं। कभी आप ये नहीं देखेंगे कि एक ही जैसा इन्वायरमेंट रहता है, सब में बदलाव देखने को मिलता है वक्त के साथ साथ। अच्छा देखिए, कुछ यहाँ पे डू यू नो करके फैक्ट्स भी लिखे हुए हैं, वो मैं आपको बताती चल रही हूँ। आपको मालूम है डीजल इंजन फ्यूम्स निकालते थे जिनकी वजह से कैंसर होता था ह्यूमंस में, और वो सेम उतने ही डेडली कैटेगरी थी एज एस्बेस्टॉस, आर्सेनिक और साथ में मस्टर्ड गैस। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बात 2012 के जून में कही थी। अच्छा, आपने कहा कि मैम हमने बायोटिक और एबायोटिक तो पढ़ा है, ज़रा सा अगर कुछ एग्जाम्पल दे देती तो मज़ा आ जाता इन बातों को और पुख्ता करने के लिए। तो प्यारे साथियों, अगर हम बायोटिक में जैसे लिविंग कंपोनेंट्स की बात करें तो उसके अंदर आते हैं ग्रीन प्लांट्स, नॉन ग्रीन प्लांट्स आते हैं, क्योंकि प्लांट तो प्लांट जीवित चीज़ है, डीकम्पोजर्स आते हैं, पैरासाइट्स आते हैं, बायोन्ट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं और मनुष्य खुद दैट इज़ मैन आता है। वही जगह अगर हम बात करें नॉन लिविंग दैट इज़ एबायोटिक इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स के बारे में, तो इनमें भी बहुत खूबसूरत चीज़ें जैसे कि एनर्जी, रेडिएशन, टेम्परेचर एंड हीट फ्लो, वाटर, एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड विंड, फायर, ग्रेविटी, टोपोग्राफी, सॉयल और जियोलॉजिक सबस्ट्रेंटिव आते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, इन्वायरमेंट एक फ़िश का क्या हुआ, अभी समझिए, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल और ये बचपन से मिलने वाला एग्जाम्पल है कि एक फ़िश जिसके जीवन काल में वो अपने एक पॉन्ड में है, एक तालाब में है, तो उसके लिए इन्वायरमेंट वही है ना, उसी के पेड़, उसी के पौधे, उसी का पानी, वही सब उसका इन्वायरमेंट, क्योंकि जिसका जीवन वहीं पे पूरा गुजर रहा है। अच्छा, अब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या हुआ किसी फिश के लिए, तो ये इन्वायरमेंट के अंदर एबायोटिक कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे कि बाहर से उसे लाइट मिलती है, टेम्परेचर बाहर से ऊपर नीचे होता है, इंक्लूडिंग वाटर,
जो जिसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑक्सीजन है, दूसरी गैसेस हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, वो सब डिज़ोल्व है पानी के अंदर। और उसका जो बायोटिक, उस फिश के लिए जो बायोटिक इन्वायरमेंट हुआ वो हुआ जैसे कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि प्लैंकटन होते हैं ना। अब देखिए समुद्र में, सी के अंदर जो क्या कहते हैं, विट इज़ अज्यूम एज वेल एज एक्वेटिक प्लांट्स हो गए, उसके अलावा एनिमल्स हो गए, डीकम्पोजर्स हो गए, तो इनके ये उस पॉन्ड के अंदर इन सबको पाएगी, सी के अंदर इन सबको पाएगी, तो ये उसके बायोटिक इन्वायरमेंट के अंदर आ गया। तो ये क्या, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फिश का। अब इंटरनल इन्वायरमेंट क्या हुआ फिश का, तो देखिए ये एक आउटर बॉडी सरफेस है इसका। उसके बाद क्या, इट इज़ इनक्लोज बाय आउटर बॉडी सरफेस। अभी आप देखो कि एक चीज़ है इसके अंदर, ये है, यही थमी हुई है। और इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो रिलेटिवली स्टेबल है। अगर आप एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कंपेरिजन में देखो, भाई बाहर के जीव जंतु आते जाते रहेंगे, टेम्परेचर बढ़ता चढ़ता रहेगा, लाइट आती जाती रहेगी, लेकिन जहाँ वो रह रही है वो इन्वायरमेंट में बदलाव बहुत ज़्यादा होना मुश्किल है। देखिए एब्सोल्युटली कांस्टेंट नहीं होगा, लेकिन लगभग होगा। या कोई इंजरी हो गई, या इलनेस हो गई, एक्सेसिव स्ट्रेस अपसेट कर देता है इंटरनल एनवायरनमेंट को। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मरीन फिश है, ठीक है ना, और वो सी में रहती है, बढ़िया आराम से जी रही है, वहाँ पे समुद्र में है, कहीं पे भी है, उसे आप फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में डाल दोगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि वो उस एनवायरनमेंट में है ही नहीं। अब ऐसे समझो कि जो अच्छे घर खानदान के बच्चे होते हैं, तो उनको अगर अचानक से आप इधर उधर गंदी जगह पे डाल दो जहाँ पे उन्होंने कभी लड़ाई झगड़ा ना देखा हो, तो उनके मानसिक पे बहुत असर पड़ता है। ऐसे ही अगर आप ये देखो कि किसी बहुत ज़्यादा बिगड़ैल को एक बहुत ही शरीफ लोगों के बीच में डाल दो तो वो एडजस्ट नहीं कर पाता है। तो ये हो जाता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स के डिफरेंस से। आपको आई होप समझ में आ रहा होगा कि क्या हो रहा है। यहाँ पे आप कंपोनेंट्स भी देख सकते हैं। हमने फ़िलहाल आपको अपनी एग्जांपल्स और प्रैक्टिकल चीज़ों के माध्यम से बताने का प्रयास कर दिया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि बायोटिक फैक्टर्स में क्या क्या आते हैं और एबायोटिक फैक्टर्स में क्या क्या आते हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इन इकोलॉजी। थोड़ा समझते हैं कि मेन लेवल्स क्या है इकोलॉजी के अंदर। वो कुछ 6 तरह के लेवल्स हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें शॉर्ट में अगर बताएं तो इंडिविजुअल, फिर खूब सारी देखिए पॉपुलेशन आ गई। एक पहले तो एक व्यक्ति है, एक इंडिविजुअल लेवल पे आप देखते हो, फिर आप पॉपुलेशन को देखते हो, फिर आप देखते हो कम्युनिटी को एक साथ, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को देते हो, फिर कम्युनिटी के अंदर जो टाइप्स हैं उनको अभी मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद आप देखते हो इकोसिस्टम को, एक इकोसिस्टम को प्रॉपर देखते हो क्योंकि उस जगह पे वो सारे लोग रह रहे हैं। कंपोनेंट्स को आप पढ़ोगे इकोसिस्टम के, जो कि अभी हमने आपको बताया है और डिटेल में आपको हम बता देंगे। तो आइए इन सब चीज़ों को थोड़ा क्लियरली डिस्कस करते हैं। हालांकि इकोसिस्टम के जो है बाद आप बायोम देखते हो, बायोस्फीयर देखते हो, ये सब चीज़ों को देखते हो। तो चलिए हम धीरे धीरे करके इन सभी चीज़ों को डिस्कस करते हैं इजी लैंग्वेज में। प्यारे साथियों, इंडिविजुअल की जब हम बात करते हैं किसी भी लेवल के अंदर, तो एक ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे हैं। एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति जो रह रहा है आराम से, अपना काम कर रहा है अकेले, और चाहे वो कुछ भी हो, ऐसा नहीं है सिर्फ हम यहाँ पे मैन की बात कर रहे हैं, वो कुछ भी हो सकता है। वो प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, कोई छोटा बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंगी वगैरह भी हो सकता है। मतलब ऐसा समझिएगा, ये ऐसी बॉडी भी हो सकती है जो ऑर्गन से बनी हो, और या ऑर्गेनल से बनी हो, या किसी पार्ट ऑफ ऐसे से बनी हो जो एक साथ काम करते हैं मिलके और अपना अलग अलग अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया इंडिविजुअल, जिसमें हमने किसी भी चीज़ को ले लिया, ज़रूरी नहीं है कि मैन हो। अब हम पॉपुलेशन को लेते हैं। देखो पॉपुलेशन में क्या है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स कई सारे रह रहे हैं। यूजुअली इसमें क्या है कि सेम स्पीशी, चाहे वो ह्यूमन की हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, सेम स्पीशी के लोग रह रहे हैं और कुछ एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर रह रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर टाइम तक रह रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है कि किस हिसाब से बढ़ रही है, तो वो एक ग्रोथ रेट की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि किस परसेंटेज से वही इंडिविजुअल्स पॉपुलेशन के अंदर बढ़ रहे हैं 2 डिफरेंट टाइम में। सपोज करिए कि इस पर्टिकुलर एरिया में ह्यूमंस जो है वो 1989 में रहते थे 20 और 2000 में रहने लग गए 100, तो पॉपुलेशन में इनकी ग्रोथ देखने को मिली। तो यही चीज़ होती है पॉपुलेशन ग्रोथ जब हम निकाल रहे होते हैं। ठीक है, अब ये पॉजिटिव भी हो सकती है, हो सकता है इंडिविजुअल्स बढ़ जाए और हो सकता है घट जाए। ठीक है, जैसे हम आज लायन टाइगर की बात करते हैं तो वो घटे हुए हैं। तो मेन फैक्टर्स जिनसे पॉपुलेशन बढ़ती है उसे हम क्या कहते हैं? बर्थ,
या इमिग्रेशन। तो अब या तो बच्चे पैदा हो जाए और या तो बाहर से कोई जो है डाल के चला जाए, या वो बाहर से कोई लोग आ जाएं, तो इससे पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। और मेन पॉपुलेशन मतलब मेन फैक्टर जिससे पॉपुलेशन घटती है तो वो क्या है, या तो डेथ हो जाए और या तो जो है वो यहाँ से कोई एमिग्रेशन जिसके कहते हैं कि यहाँ से कोई बाहर चला जाए। तो ऐसे ही बढ़ता और घटना हो सकता है। अब देखिए मेन जो लिमिटिंग फैक्टर्स हैं ग्रोथ के, वो ग्रोथ के ऑफ अ पॉपुलेशन ये एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। और अभी हम आपको बताते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है। ये भी बहुत इजी चीज़ है, सारे इजी कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन बताना मेरा फ़र्ज़ है। देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी एक रिलेशन है बिटवीन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन एंड द एरिया दे ऑक्यूपाई। जैसे हम लोग निकालते हैं ह्यूमंस के केस में कि भैया 1 किलोमीटर के अंदर कितने लोग यहाँ रहते हैं, तो क्या ये एरिया डेंसली पॉपुलेटेड है या ये एरिया जो है वो डेंसली पॉपुलेटेड नहीं है। सपोज 1 किलोमीटर के अंदर यहाँ पे सिर्फ 10 ही इंडिविजुअल रहते हैं तो डेंसली पॉपुलेटेड नहीं है। और अगर यहाँ पे 1 किलोमीटर में मान लीजिए कि 1000 आदमी रह रहा है तो इसका मतलब ये एरिया डेंसली पॉपुलेटेड है। तो ऐसे ही इसकी डेंसिटी निकालते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स रहते हैं। समझ आई बात अब पॉपुलेशन की आपको? आई होप समझ में आती जा रही होगी। मैं वर्ड बाय वर्ड आपको पढ़ा रही हूँ, उसको आप पॉडकास्ट समझ लीजिए और चाहे आप समझ लीजिए कि जो भी, लेकिन मेरी कोशिश है कि आपको एक एक चीज़ समझ में बढ़िया तरीके से आ जाए। अब हम बात करेंगे दोस्तों कम्युनिटी की। तो अगर हम अपने आसपास देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि पॉपुलेशन हमारे यहाँ प्लांट की भी है, एनिमल की भी है, खुद की भी है। तो ये समझने वाली बात है ना कि अगर हमें ज़िंदा रहना है तो इंडिविजुअल्स ऑफ एनी वन स्पीशीज़ डिपेंड ऑन इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़। ठीक है, अब क्या है कि ज़िंदा आप अकेले तो नहीं रहते ना, एक इंसान भी शादी करता है, शादी करने के बाद भाई शादी करने से पहले भी खाना खाता है, तो भाई उसके लिए भी वो प्लांट्स पे डिपेंड करता है। या अगर अकेला है तो कैसे उदास सा रहेगा, वो अपने भाई बहनों के साथ खुश रहता है। कोई सामान लाना है, कुछ करना है, किसी की हेल्प चाहिए तो लोगों से बात करता है। तो बहुत ज़रूरी है इंटरेक्ट करना अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग इंडिविजुअल्स के साथ में, अब वो कोई भी हो। फॉर एग्जांपल कि जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल रियल लाइफ दिया, अब ऐसे समझिए कि एनिमल्स को प्लांट की ज़रूरत होती है फूड के लिए, ट्रीज़ को शेल्टर की ज़रूरत ट्रीज़ की ज़रूरत होती है शेल्टर के लिए, है ना। अब जानवर क्या करते हैं, जानवर खाना खाएंगे आपका प्लांट से, फिर पेड़ों के नीचे छुप के बैठेंगे। और वही जगह प्लांट की बात करें तो उनको एनिमल की ज़रूरत होती है अगर उनको अपना ये पॉलिनेशन करना है, मतलब अगर इनको अपने सीड्स को इधर से उधर ट्रांसफ़र करना है, अपनी जनसंख्या को बढ़ाना है, सीड को और फैलाना है। सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की है यहाँ पे ताकि वो न्यूट्रिएंट सप्लाई दे सकें, तो प्लांट्स को भी ज़रूरत होती है जानवरों की। और कम्युनिटीज़ ज़्यादातर जगहों पे इनको नेम दिया गया है आफ्टर द डोमिनेंट प्लांट फॉर्म, है ना। स्पीशीज़ को यहाँ पे जो है वो कम्युनिटी बोला गया है। फॉर एग्जांपल एक ग्रासलैंड की कम्युनिटी ये डोमिनेटेड होती है, मतलब समझिएगा जहाँ पे जिस एरिया के अंदर एक पर्टिकुलर चीज़ बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती हो, ज़्यादा हो। जैसे कि हम ग्रासलैंड किसको बोलते हैं, ग्रासलैंड के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारी ग्रासेस हैं, समझे। हालांकि इसमें हर्ब्स भी हो सकते हैं, शर्ब्स भी हो सकते हैं, ट्रीज़ भी हो सकते हैं, उसके साथ एनिमल्स भी हो सकते हैं अलग अलग स्पीशी के, लेकिन हम उसको ग्रासलैंड बोल रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रासेस डोमिनेट कर रही हैं, ग्रासेस सबसे ज़्यादा हैं वहाँ पे। अब कम्युनिटी फिक्स नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है रिजिड है यही रहेगी, कम्युनिटी बड़ी भी हो सकती हैं, कम्युनिटी छोटी भी हो सकती हैं। अच्छा, इसमें भी हम टाइप्स को समझेंगे, कुछ टाइप्स को समझते हैं कम्युनिटी के। तो देखिए कम्युनिटी के अंदर भी हम बात करेंगे तो एक आ जाती है मेजर कम्युनिटी, एक आ जाती है माइनर कम्युनिटी। इन दोनों को थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। ये डिफरेंशिएशन इनके साइज़ और डिग्री को लेके आता है दोस्तों। तो एक हो गई मेजर और एक हो गई माइनर। मेजर की अगर हम बात करें तो नाम ही कहता है प्यारे साथियों कि ये बहुत बड़ी लार्ज साइज़ की है, अच्छे से ऑर्गेनाइज है और रिलेटिवली इंडिपेंडेंट है। क्या है, इंडिपेंडेंट है क्योंकि मेजर है। और ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, वैसे तो है नहीं किसी पे नहीं पे डिपेंड करेगी, डिपेंड कर रही है सन पे कर रही है, सन से एनर्जी लेती है और इंडिपेंडेंट है ऑफ द इनपुट्स एंड आउटपुट्स फ्रॉम एडजेसेंट कम्युनिटीज़। आसपास की कम्युनिटीज़ से एकदम अलग है, अपने आप से जी सकती है। अब एग्जाम्पल आप मांगोगे तो एग्जाम्पल में प्यारे साथियों ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आते हैं नॉर्थ ईस्ट के, ठीक है ना। वो अपने आप में ही जी रहे हैं, अपने आप में ही खुश हैं।
चलिए अब दूसरी कम्युनिटी की बात करें तो ये हो गई छोटी माइनर कम्युनिटी। तो ये डिपेंडेंट होती हैं अपने आसपास की कम्युनिटी पे, इसलिए ये ऑफन इनको सोसाइटी भी कहा जाता है। ये अब ऐसे समझिए कि अब ये मेजर कम्युनिटी के तो नीचे आ गई, लेकिन ये कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं बन सकती हैं। अब एनर्जी तो लेती हैं, न्यूट्रिएंट वगैरह भी लेती हैं बाहर से, जैसे कि एक मैट ऑफ लिचिन हो गई और काउ डंग पैड। तो ये ऐसे थोड़ी ना हो सकता है कि वहाँ आराम से रहे, लेकिन भाई उसको ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए कम्युनिटी में जो स्पीशीज़ रहते हैं, नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ और साइज़ जो उनकी पॉपुलेशन का होता है वो ज़रूरी नहीं है एक जैसा हो, बहुत वैरी करता है अलग अलग। तो कम्युनिटी एक भी हो सकती है, उसके अंदर एक भी स्पीशी हो सकता है और कई सारे भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इन्वायरमेंट के जो फैक्टर्स हैं वो बताते हैं कि क्या कैरेक्टर होगा कम्युनिटी का, क्या पैटर्न होगा ऑर्गेनाइजेशन का, कि कितने मेंबर्स हैं उसके अंदर, उस कम्युनिटी के अंदर, वो सब डिपेंड करता है कि अलग अलग तरीके से। चलो अब जो कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न होता है कम्युनिटी का, इसे हम लोग कहते हैं दोस्तों स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर। क्या कम्युनिटी का स्ट्रक्चर है, वो कैसे दर्शाता है? वो दर्शाता है कि उसके अंदर पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन कितनी है, क्या टाइप है एरिया का जहाँ वो रहते हैं, क्या डाइवर्सिटी है स्पीशी कम्युनिटी के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर देखने को मिलती हैं। तो कम्युनिटी में हमने आपको बताया कि मेजर और माइनर में आखिरकार क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्यारे साथियों इकोसिस्टम की। तो इकोसिस्टम की जो हम बात करेंगे तो इकोसिस्टम क्या होता है पहले हम ये समझते हैं। इकोसिस्टम को आप डिफाइन करोगे एक ऐसा स्ट्रक्चर या ऐसी फंक्शनल यूनिट जो कि बायोस्फीयर की है, जिसके अंदर ऐसी कम्युनिटी आती है लिविंग बींग्स की और फिजिकल एनवायरनमेंट की, और दोनों ही इंटरैक्ट कर रहे हैं आपस में, एक्सचेंज कर रहे हैं मटेरियल को आपस में। समझिए एक बार इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन समझ लीजिए। कैन इकोसिस्टम इज डिफाइंड एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर consisting of community of living beings and physical environment or both interacting and exchanging material between them। ठीक है, मतलब फिजिकल इन्वायरमेंट है, एक लिविंग बीइंग है और दोनों के दोनों आपस में एक दूसरे से चीज़ों को एक्सचेंज कर रहे हैं, मटेरियल एक्सचेंज कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं। अब इसके अंदर कौन कौन आ जाएगा प्यारे साथियों? इसके अंदर प्लांट हैं, ट्रीज़ हैं, एनिमल्स हैं, फिश हैं, बर्ड हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वाटर है, सॉइल है और लोग हैं, पीपल हैं। तो अब साइज़ में और चीज़ों में अलग अलग होता है, और जो भी इकोसिस्टम के अंदर रहता है वो दूसरे वाले स्पीशी पे ज़रूर साथियों डिपेंड करता है, ये उसके पार्ट ऑफ लाइफ है उस इकोलॉजिकल कम्युनिटी का। अगर एक पार्ट इकोसिस्टम का वो कहीं से डैमेज हुआ या ख़त्म हो गया, डिसअपियर हो गया, तो ज़रूर उसका इम्पैक्ट, उसका असर दूसरे वाले पे ज़रूर पड़ेगा। जब इकोसिस्टम बढ़िया होता है, हेल्दी होता है, तो इसका मतलब कि सारे ही एलिमेंट्स जो भी उसके अंदर रह रहे हैं वो बैलेंस तरीके से रह रहे हैं, अपने आप को अच्छे से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। और हो सकता है कि अब ऐसी बात नहीं कि इकोसिस्टम बहुत बड़ा हो तभी चलेगा, इकोसिस्टम छोटा भी हो सकता है, एक ट्री के बराबर भी हो सकता है, लेकिन इकोसिस्टम बहुत बड़ा भी हो सकता है, एक फॉरेस्ट के बराबर भी हो सकता है। तो इसके हम कंपोनेंट्स को आपको बहुत डिटेल से बताएंगे, बट इसके पहले आपके दिमाग में भी अभी तक कन्फ्यूजन आ गया होगा कि मैम आखिरकार इकोलॉजी, इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम में क्या डिफरेंस होता है, हम तो भाई कन्फ्यूज़ होते चले जा रहे हैं। तो प्यारे साथियों मैं आपको इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाती हूँ। देखिए समझिए जैसे कोई एक इंस्टीट्यूशन है ना, इस किताब का ही अगर ले लें, इस किताब का ही पूरा एग्जाम्पल समझ लें, तो सपोज करिए कि शंकर आईएएस एकेडमी की हम बात कर रहे हैं और उसके अंदर पढ़ने वाले बच्चों की बात कर रहे हैं। तो अब ये समझिए कि इकोलॉजी इसकी ये हुई कि हम बच्चों का रिलेशनशिप शंकर आईएएस एकेडमी के साथ देख रहे हैं कि क्या है और आपस में क्या है। और शंकर आईएएस एकेडमी एक ऐसा इन्वायरमेंट है जिसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, और सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस जो आसपास स्टूडेंट के हैं, जिसमें इन्वायरमेंट में वो हैं, वो कौन कौन है, जैसे कि टीचर हो गए, बुक्स हो गई, दूसरे स्टूडेंट्स हो गए, तो इनको हम कहेंगे इकोसिस्टम। आई होप इन्होंने भी बहुत अच्छे एग्जाम्पल से बताया है। आप इस एग्जाम्पल को अपने घर परिवार में या अपने स्कूल में भी रख सकते हो, इन्होंने तो अपना प्रमोशन कर दिया है इस एग्जाम्पल को देके। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं, जो कि एक बहुत ज़रूरी चीज़ है हमें समझना। देखिए अब इसे कंपोनेंट्स की बात करें जो है इकोसिस्टम और इन्वायरमेंट के, तो वो सेम ही होते हैं।
जैसे मैंने बताया कि एबायोटिक है ना और बायोटिक, यही आप पाएंगे इसके अंदर भी, जैसे आप पाएंगे इकोसिस्टम के। तो एबायोटिक में पहले आपको बताएं कि ये एबायोटिक क्या होते हैं। आपको मैंने बताया था कि एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसके अंदर सॉइल, एयर, लाइट एनर्जी वगैरह आता है। इसके अंदर केमिकल्स आते हैं जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह, और फिजिकल प्रोसेसेस भी आते हैं जैसे वॉल्केनो, अर्थक्वेक, आपके फ्लड हो गए, फॉरेस्ट फायर हो गई, क्लाइमेट्स हो गई, वेदर कंडीशन हो गई, सब कुछ आता है। और एबायोटिक जो कि लिविंग वाला पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने आपको बताया। हालांकि ये सारे फैक्टर्स एक दूसरे के साथ काम करके चलते हैं। अगर आप ये सोचें एक के साथ चलेंगे तो ऐसा नहीं है। आइए अब एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर हम समझते हैं। सबसे पहले एनर्जी को थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं तो चीज़ें और बढ़िया लगेंगी आपको। दोस्तों, एनर्जी जो हमें सन से मिलती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम प्लांट की बात करें तो इनके लिए सन की जो डायरेक्ट सप्लाई है वो बहुत ज़रूरी है। इसके बिना ये ख़त्म हो जाएंगे। अब एनिमल जो है वो तो अब सोलर एनर्जी से तो चलते नहीं है, जादू तो है नहीं, धूप 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 करें, ठीक है। लेकिन ये प्लांट को या दूसरे जानवरों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली खा के अपनी एनर्जी की नीड्स को पूरा कर लेते हैं। तो ये होती है बात। तो एनर्जी की हमने बात कर ली। अब दूसरा एबायोटिक जो है कंपोनेंट वो है अपना रेनफॉल। पानी बहुत ज़रूरी है ज़िंदा रहने के लिए। तो ज़्यादातर बायोकेमिकल रिएक्शन ये एक्वेस मीडियम से ही, पानी के माध्यम से ही होते हैं। पानी हमारे शरीर में इतनी मात्रा में है कि हमारा बॉडी टेम्परेचर हमारी इस पूरे शरीर को चलाता है। वाटर बॉडीज़ एक ऐसा हैबिटेट फॉर्म करती हैं जहाँ पे बहुत सारे प्लांट होते हैं, बहुत सारे एनिमल होते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे इस एनवायरनमेंट को या इकोसिस्टम को प्रमोट करने में। तीसरा जो है दोस्तों इसका कंपोनेंट वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्यों नहीं ज़रूरी भाई? टेम्परेचर बहुत ज़रूरी है, काफ़ी क्रिटिकल फैक्टर है, बहुत ज़्यादा एक इंसान की ज़िंदगी को इन्फ्लुएंस करता है। कुछ रेंज ही है हमारे शरीर की जो हम टॉलरेट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा सर्दी हमारा शरीर नहीं सह सकता। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट वो है अपना एटमॉस्फेयर। साथियों, अर्थ का एटमॉस्फेयर यही रिस्पॉन्सिबल है क्रिएट करने के लिए ऐसी कंडीशंस को जो हमें एक अच्छे बायोस्फीयर में, इस प्लैनेट के ज़िंदा, एक हेल्दी बायोस्फीयर में ज़िंदा रहने के लिए जो है वो हेल्प करती हैं। उसके बाद जो है आता है सबस्ट्रेंटम। ये क्या है? तो देखिए, अब ज़्यादातर हम अगर ज़मीन को देखें तो ज़मीन में आप देखोगे कि किससे कवर्ड है? ये सॉइल से कवर्ड है, और उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रोब्स, उसके अलावा प्रोटोजोआ, फंगी, स्मॉल एनिमल जैसे कि इनवर्टिब्रेट्स, और ये सब देखे जाते हैं। प्लांट की जो जड़ें होती हैं ये भी सॉइल के माध्यम से ही अंदर जाती हैं, पानी को अब्जॉर्व करती हैं, न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्व करती हैं। ये भी किस माध्यम से? सॉइल के माध्यम से करती हैं। अब जो ज़मीन पे रहे, चाहे वो जो है एक्वाटिक, चाहे वो पानी में रहे ऑर्गेनिज्म, लेकिन वो सॉइल के साथ तो कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। और कुछ माइक्रोब्स इवन रहते हैं आपके हॉट वाटर के साथ में, और आते हैं फिर, है ना, सी के अंदर रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे मटेरियल की। मटेरियल भी इसके अंदर आता है। अब मटेरियल में आप दो चीज़ें आप देखोगे, एक तो हो गए ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक हो गए दोस्तों इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हम बात करें तो जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, ह्यूमिक सब्सटेंसेस, ये सब फॉर्म होते हैं डिकम्पोजिशन के बाद। वही जगह इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, वाटर आ गया, सल्फर आ गया, नाइट्रेट्स आ गया, फॉस्फोरस, आयंस, या अलग अलग जो अलग मेटल के आयंस हैं, ये काफ़ी ज़रूरी है ऑर्गेनिज्म के लिए, जो वो जिसके माध्यम से जिंदा रहता है। और लास्ट में एबायोटिक कंपोनेंट में हम एक जो बात करेंगे वो करेंगे लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड की। ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्यों ज़रूरी है? देखो, लैटिट्यूड का बहुत ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस पड़ता है। किस चीज़ पे पड़ता है? एक एरिया के टेम्परेचर पे। तो इससे क्या होता है ना, क्लाइमेट में बदलाव आना। जैसे कि अगर आप पोलर जगह रह रहे हो, ट्रॉपिकल जगह रह रहे हो, टेम्परेट जगह रह रहे हो, ठंडा, गर्मी, बरसात, इसी से ही डिफाइन होगा। और ये सारे क्लाइमेट से ही अलग अलग तरह की आप नेचुरल बायोम में रहोगे, अलग अलग तरह के बॉडी, अलग अलग तरह की पॉपुलेशन जीव जंतु के आप पाओगे। अब चाहे आप सी लेवल पे देखो किसी को, चाहे देखो पहाड़ों पे, हाईएस्ट पीक्स पे, वाइल्ड लाइफ
इस एल्टीट्यूड से ही इन्फ्लुएंस करती है। अब आप सी के अंदर बहुत अंदर तो ये कहोगे नहीं कि वहाँ पे जो है वो पोलर बियर मिल रहा है, ऐसा तो है नहीं। तो जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है एयर ठंडी होती जाती है, सूखी होती जाती है और वाइल्ड लाइफ को उसी हिसाब से अफेक्ट करती है। बस इसको हम यहाँ तक करते हैं दोस्तों। आधे घंटे प्लस का लेक्चर हो गया। मैं नहीं चाहती कि आप भी बोर हों किसी भी चीज़ को करने से पहले। 30 मिनट के लेक्चर को टॉलरेट करना इजी होता है, इसलिए डेली एक लेक्चर में डालने का प्रयास करूँगी। कैसा लगा लेक्चर आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट वाले में हम बायोटिक कॉम्पोनेंट्स को कंप्लीट करेंगे और बाकी इस एक स्लाइड से ही कोशिश करेंगे कि आपको सब कुछ जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं बचा है। अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्यारे साथियों। जॉइन बटन को प्रेस करके आप मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। आप इन लेक्चर्स को फेसबुक पे देख सकते हो, ट्विटर पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, साथ में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी आप मुझे फॉलो करके ज़रूरी इन्फॉर्मेशन और लिंक्स को पा सकते हो। वर्चुअल लाइब्रेरी के लिए जो है जल्दी बैच शुरू होने वाला है। आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, चाहे आप टेलीग्राम पे और चाहे व्हाट्सएप का भी जो है आपको नीचे ही मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक, तो वहाँ से आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको डिटेल दे दूँगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।